हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है स्टडी विद दीपिका और फिल्म ऑफ लाइट चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है 395 आर्टिकल का जो सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग पिछले कक्षा में भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक विस्तार से पढ़े थे। आज की कक्षा में हम भाग 5 संघीय कार्यपालिका, जिसमें प्रेसिडेंट से संबंधित जो भी आर्टिकल्स है उनको विस्तार से पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। तो आज की कक्षा की शुरुआत एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। आगाज तो कर, अंजाम तेरी मेहनत खुद लिखेगी। आगाज तो कर, अंजाम तेरी मेहनत खुद लिखेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि हम शुरुआती में किसी भी काम से बहुत डरते हैं, तो आप बिल्कुल न डरें, खुद पे भरोसा करें और शुरुआत करें। और देखिए, आप जिस जिस तरह से मेहनत करेंगे वैसे वैसे आप सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। तो चलते हैं आज की कक्षा की ओर। आज का जो विषय वस्तु है भाग 5 संघीय कार्यपालिका। भाग 5 संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका के तहत 5 अध्याय को डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है 52 से 78, अनुच्छेद 52 से 78 कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में ये बात करता है। अध्याय 2 है संसद, है ना, अनुच्छेद 79 से 122, ये पार्लियामेंट के बारे में हमें बताता है। अध्याय 3 है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, अनुच्छेद 123 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, है ना, कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ क्या क्या होती है, इनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। उसके अलावा अध्याय 4 न्यायपालिका, अनुच्छेद 124 से 147, है ना, अनुच्छेद 124 से 147 जुडिशरी पावर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और अध्याय 5 हमें बताता है CAG, है ना, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 148 से 151, है ना। अब जो है शुरुआत करते हैं। आज राष्ट्रपति के बारे में लगभग कुछ चीज़ों को हम लोग विस्तार से समझ लेंगे। जो राष्ट्रपति आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 हमें बताता है, अनुच्छेद 52 हमें क्या बताता है, अनुच्छेद 52 हमें बताता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। भारत में कौन होगा? भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। और ये कौन बताता है? अनुच्छेद 52 बताता है। अनुच्छेद 53 हमें बताता है संघ की कार्यपालिका शक्ति। और क्या कहता है अनुच्छेद 53? संघ की कार्यपालिका शक्ति। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ होती है किसमें निहित होंगी? और राष्ट्रपति में होंगे। अनुच्छेद 54 हमें बताता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें कौन लोग भाग लेंगे, इसके बारे में हमें कौन बताता है? अनुच्छेद 54 बताता है। जैसे इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, लोकसभा के मेंबर और निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, इनके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। आपसे एक एग्जाम में हमेशा सवाल पूछता है और विद्यार्थी हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और MLA, है ना, और दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यहाँ पर मनोनीत वोट नहीं डालते हैं। आपसे एक लाइन में पूछ सकता है कि क्या राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत वोट डालते हैं? तो आप बताएंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत वोट नहीं डालते, बल्कि निर्वाचित सदस्य इसमें वोट डालते हैं। कौन डालता है? निर्वाचित सदस्य। आर्टिकल 55 हमें बताता है निर्वाचन की रीति, मैनर ऑफ इलेक्शन, यानी कि किस पद्धति के द्वारा, किस नियम के द्वारा राष्ट्रपति जी का चुनाव होगा, इसके बारे में हमें कौन बताता है? आर्टिकल 55। एक वर्ड दिया गया है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, STVS, है ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। क्या होता है इसका मीनिंग? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति। बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, आसानी से पूछ लिया जाता है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो किस नियम के द्वारा होता है? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति। राष्ट्रपति के चुनाव में जो है आपसे पूछेगा कि क्या ये डायरेक्ट चुनाव है या इनडायरेक्ट चुनाव है, तो आप याद रखेंगे ये कैसा चुनाव है? ये एक इनडायरेक्ट चुनाव है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? इनडायरेक्ट वे में होता है, क्योंकि इसमें कौन कौन भाग लेता है? MLA भाग लेते हैं, MP वोट डालते हैं, इसीलिए डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट चुनाव होता है। आर्टिकल 56 पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि की बात करता है। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति कितने समय तक अपने पद पर निर्वाचित रहेंगे, अपने पद पर काम करेंगे, है ना, इसके बारे में हमें कौन बताता है? अनुच्छेद 56 याद रखेंगे। अनुच्छेद 56 किस बारे में कहता है? राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में। यानी कि जैसा कि हम लोग को पता है कि हर एक 5 साल पे भारत में चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति जी की जो समय सारणी है वो 5 साल की है। अगर बीच में राष्ट्रपति जी चाहें तो अपने मर्जी से वाइस प्रेसिडेंट को
वाइस प्रेसिडेंट को त्याग पत्र दे सकते हैं, तो वो कभी भी ये टूट सकता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके, अगर ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ने किसी संविधान के किसी नियम का उल्लंघन किया है, तो जो है उनके प्रति क्या किया जा सकता है, महाभियोग लगाया जा सकता है और उनको बीच में भी हटाया जा सकता है। लेकिन उनकी जो पदावधि का समय है वो कितना है, वो है आपका 5 वर्ष। अब जो बात करता है अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 हमें बताता है किस बारे में, पुनः निर्वाचन, री इलेक्शन की बात हमें कौन करता है, अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति कितने भी बार चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। यानी कि ये हमें बताता है कि राष्ट्रपति कितना बार चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि भारत जैसे देश में यहाँ पे कोई बाध्यता नहीं है कि आप 1 बार लड़े, 2 बार लड़े, 3 बार लड़े, 10 बार लड़े। बल्कि अन्य देशों में जैसे अमेरिका, वहाँ पे बाध्यता है कि जो है आप 2 बार से अधिक चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। अब आते हैं अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं, है ना, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं। इसमें क्या क्या योग्यता चाहिए, तो आप ध्यान रखेंगे, भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, है ना, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, है ना, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित रहने की योग्यता रखता हो, किसी भी लाभ के पद पर न हो, पागल या दिवालिया न हो। कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या इंसान के पास योग्यताएं होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु उसकी 35 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखता हो और किसी भी लाभ के पद पर न हो और पागल और दिवालिया न हो। ये कौन बताता है हमें, अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 59 जो बताता है राष्ट्रपति पद की शर्तें, है ना, टर्म्स ऑन द प्रेसिडेंट, क्या क्या शर्तें हो सकती हैं, इसके बारे में हमें अनुच्छेद 59 बताता है। जब भी राष्ट्रपति बनेंगे उस समय आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं होने चाहिए, है ना, और न लोकसभा न राज्यसभा। एक सिंपल सा था, आपके सामने कंडीशन डाला गया है कि अगर आप राष्ट्रपति बनते हैं तो आप जो है न लोकसभा और न ही राज्यसभा, किसी भी सदन के आप सदस्य नहीं हो सकते हैं। उसके बाद जो है अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। अनुच्छेद 60 ये बताता है, आर्टिकल 60 बताता है ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, कहता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, CJI। संविधान को प्रिजर्व एंड डिफेंड करने का जो शपथ लेता है, राष्ट्रपति किस चीज़ का शपथ लेता है, संविधान को प्रिजर्व एंड डिफेंड करने की, संविधान की सुरक्षा की शपथ लेता है कौन, हमारे राष्ट्रपति। और जो है आपसे एक और सवाल पूछा जाता है जो आप विद्यार्थी बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़े होते हैं कि शपथ संबंधी जो प्रावधान है अनुसूची 3 में दिया गया है अनुच्छेद, तो आप जो है कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे कि राष्ट्रपति के शपथ संबंधी प्रावधान वहाँ पे शामिल नहीं है। अब जैसे ही शपथ देखते हैं अनुसूची 3 मांग देते हैं तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 3 में ना हो करके किस में है, अनुच्छेद 60 में है, याद रखेंगे। आर्टिकल 61 हमें बताता है महाभियोग प्रक्रिया, आर्टिकल 61 क्या बताता है, महाभियोग प्रक्रिया, इम्पीचमेंट प्रोसीजर, यानी कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है। अगर लगता है कि राष्ट्रपति जी ने संविधान के उल्लंघन किया है किसी नियम के खिलाफ जा करके, तो उन पे कैसे महाभियोग, कैसे उनको हटाएंगे बीच में। कहता है कि संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति के ऊपर क्या क्या कारण हो सकते हैं महाभियोग लगाने के। पहला है कि संविधान का अगर उल्लंघन करते हैं तो उन पर क्या हो सकता है, महाभियोग लगाया जा सकता है। दूसरा है, भारत में आज तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगा है, ये रिकॉर्ड है, अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगा है। फिर कह रहा है कि महाभियोग टोटल सदन के, है ना, 2/3 सदस्यों द्वारा पारित होता है ना। आप ध्यान रखेंगे कि कितने सदस्य होने चाहिए महाभियोग में राष्ट्रपति के, 2/3, सदन के 2/3 सदस्य होंगे तभी महाभियोग पारित हो सकता है। आप ये बात भी ध्यान रखेंगे कि महाभियोग किस सदन में चलाई जाएगी, तो महाभियोग किसी भी सदन में चलाई जाएगी, कोई बाध्यता नहीं है कि लोकसभा में चलाई जाएगी कि राज्यसभा में, किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। आर्टिकल 62 हमें बताता है राष्ट्रपति पद की रिक्ति, राष्ट्रपति पद की रिक्ति के बारे में हमें कौन बताता है, आर्टिकल 62 बताता है। अब जो है
इसके बाद आते हैं सीधा वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल 72 क्षमा संबंधी प्रावधान जो कुछ राष्ट्रपति को मिला हुआ है, इसके बारे में हमें कौन बताता है? आर्टिकल 72 बताता है। इसमें कहता है कि राष्ट्रपति क्या क्या कर सकते हैं। किसी को सजा होने के बाद क्षमा कर सकते हैं, परिवलंबन कर सकते हैं, विराम कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं। क्षमा को आप इंग्लिश में पार्डन कह रहे हैं। राष्ट्रपति के पास वो शक्तियाँ शामिल है, वो किसी को क्या कर सकते हैं? क्षमा कर सकते हैं, है ना। रिप्राइव, है ना, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? रिप्राइव, किसी भी सजा को थोड़े दिन तक टाल देना रिप्राइव कहलाता है। आप ध्यान रखिएगा, रिप्राइव किसे कहेंगे? परिवलंबन। कुछ समय के लिए राष्ट्रपति के पास वो शक्तियाँ हैं कि इस सजा को क्या कर सकते हैं? वो टाल सकते हैं। विराम, किसी भी सजा को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं। ये भी शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति जी के पास है। परिहार, परिहार कहता है कि सजा को कम कर देना। इसमें क्या करेंगे राष्ट्रपति जी? जैसे कि किसी की सजा है 10 साल जेल की, तो उसको चाहेंगे तो 5 साल कर सकते हैं। ये उनके पास शक्तियाँ निहित है। और जो लास्ट वन है लघुकरण, कम्युनिकेशन, है ना। ये क्या कहता है? ये कहता है कि सजा की प्रकृति को बदल देना। जैसे हो सकता है कि किसी को फांसी की सजा हो तो उसे उम्र कैद में बदलने का जो पावर है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो आप ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जो है क्षमा 5 प्रकार से कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के सजा को लेकर के पार्डन कर सकते हैं, उसको क्षमा कर सकते हैं। रिप्राइव कर सकते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए उसको क्या कर सकते हैं? विलंब कर सकते हैं। रिस्पाइट कर सकते हैं, यानी कि सजा पर रोक लगा सकते हैं। रिमिशन कर सकते हैं, यानी कि परिहार कर सकते हैं, सजा को कम कर सकते हैं। और लघुकरण, यानी कि सजा की प्रकृति को बदल सकते हैं। जेल की सजा, जो फांसी की सजा है उसको जेल में बदला जा सकता है। कुल मिला के आप जो है आर्टिकल 72 समझ गए होंगे। आर्टिकल 73 हमें जो बताता है, क्या बताता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 73 क्या बताता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ये कहता है कि यूनियन की कार्यपालिका शक्ति कहाँ तक चलेगी, इसका विस्तार के बारे में हमें कौन बताता है? आर्टिकल 73 बताता है ना। उम्मीद है कि राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल्स आपको समझ में आ गई होगी, जो अब बहुत ही आसानी से हम लोग जो है पढ़ लिए। जो पहला था राष्ट्रपति भारत में होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगा, 53 बताया गया। आर्टिकल 54 बताया गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित कौन कौन भाग ले सकता है। आर्टिकल 55 बताया गया, निर्वाचन की रीति किस तरीके से होगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो है बताया गया। 56 बताया गया, राष्ट्रपति की पदावधि कितने होगी? 5 साल की होगी। उसके अलावा आपके 57 बताएगा पुनः निर्वाचन से संबंधित, री इलेक्शन संबंधित बताया गया। आर्टिकल 57 में कि भारत के राष्ट्रपति कितने बार क्या सकते हैं? चुनाव में भाग ले सकते हैं। आर्टिकल 58 बताया गया राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। आर्टिकल 59 में बताया गया राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। राष्ट्रपति के शपथ के बारे में आर्टिकल 60 में बताया गया। और आर्टिकल 61 में बताया गया कि किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। आर्टिकल 62 में बताया गया राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में, है ना। और आर्टिकल 72 में बताया गया कि राष्ट्रपति जो है किन किन तरीकों से आपको क्षमा कर सकता है, आपकी सजा को दूसरे सजा में तब्दील कर सकता है। और आर्टिकल 73 बताता है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किन क्षेत्रों तक होगा। कुल मिला के मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। खूब पढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब पढ़ें। जय संविधान, जय भारत।